हरियाणा में पिछले एक साल में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया? क्या सरकार एक साल में बेरोजगारी को कम कर पाई? क्या प्रदेश में अपराध कम हुआ या फिर प्रदेश में गरीबों का विकास हुआ? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने वाला है। एक साल पूरा होने पर बीजेपी जोरदार जश्न की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी भी हरियाणा आने वाले हैं और एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में बीजेपी सरकार का ये एक साल जश्न मनाने जैसा रहा? क्या बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें इस एक साल में पूरा करने में पार्टी सफल रही? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम बात इन्हीं सवालों की करेंगे और जानेंगे कि एक साल में नायब सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और सरकार ने इस एक साल में रोजगार, शिक्षा, कृषि के लिए क्या कुछ किया है और अपराध को रोकने में सरकार के प्रयास कैसे रहे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के लोगों के रोजगार की। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक साल पहले प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार देने और सरकारी पदों पर उनकी नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन क्या ये वादा पूरा हो पाया? आइए इसका जवाब जानते हैं। हरियाणा में मौजूदा समय में बेरोजगारी दर 26% से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा सीएमआई का है। इसी सीएमआई का पिछले साल का जो आंकड़ा था उसके मुताबिक हरियाणा में 2024 में बेरोजगारी दर 37.4% था। यानी नायब सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल के दौरान बेरोजगारी दर में 11% से भी ज्यादा की कमी आई। लेकिन अफसोस ये है कि बेरोजगारी दर 11% कम होने के बाद भी हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में टॉप पर है। सरकार की ओर से बताए गए आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में इस समय 4 लाख से ज्यादा तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। प्रदेश के 65 रोजगार कार्यालयों में अभी करीब 4,04,000 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जितने बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उससे ज्यादा तो हरियाणा के सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कुल मिलाकर करीब 4,25,000 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि बेरोजगारों की संख्या 4,04,000 है और ये स्थिति लंबे समय से ऐसी ही बनी हुई है। अब सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि सरकार ने तो युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने की बात कही थी, तो फिर इन खाली पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? क्यों सरकार एक साल में स्थिति को बेहतर नहीं कर पाई? हालांकि सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम जरूर किया है, जिससे नौकरियों में पारदर्शिता जरूर आई है। हरियाणा के आम लोगों को भी ये उम्मीद जगी है कि घर बैठे उनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। खैर, रोजगार के बाद अब बात शिक्षा की करते हैं। इस एक साल में हरियाणा शिक्षा के मामले में देश में कहां खड़ा है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। इसी साल आई एनआईआरएफ की ओवरऑल टॉप 100 रैंकिंग में लगातार 6वें साल हरियाणा के किसी भी संस्थान को कोई जगह नहीं मिली। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही इस लिस्ट में हैं, जबकि कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें शामिल नहीं है। वहीं एनआईटी कुरुक्षेत्र 85वें स्थान पर लुढ़क गया, जबकि आईआईएम रोहतक की रैंकिंग 12वें से फिसलकर 19वें स्थान पर पहुंच गई। इसके अलावा प्रदेश के स्कूल और कॉलेजेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रदेश के कॉलेजों में इस साल दाखिलों का ग्राफ बुरी तरह से गिर गया। आधे से ज्यादा सीटें खाली रह गई। सरकारी एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में नए कोर्स शुरू करने के बावजूद दाखिले उम्मीद से काफी कम हुए हैं। इसके पीछे की वजह रही सरकारी कॉलेजेस में शिक्षकों का ना होना। हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स के करीब 2,758 पद खाली पड़े हैं। साथ ही हरियाणा में 79 एडेड कॉलेजेस में शिक्षकों के 800 पद लंबे समय से भरे ही नहीं जा रहे हैं। टीचरों की कमी का यह हाल सिर्फ कॉलेजेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के स्कूलों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में प्रिंसिपल के 2,575 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 332 पद खाली हैं। मुख्य अध्यापक के 916 पदों में से 819 खाली हैं। अब सरकार ने इस एक साल में इन हालातों को सुधारने के लिए कुछ किया होता तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। खैर, रोजगार और शिक्षा के बाद अब बात अपराध की करते हैं। बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला साल अपराध की वजह से खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसी साल अपराधियों ने सरकार को ऐसी चुनौतियां दी जिससे पार पाना सरकार के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा हो गया।
एक समय तो ऐसा भी आया जब गैंगस्टर्स ने सरकार को ठेकों की नीलामी करने से ही रोक दिया था। इधर ठेकों के लिए ऑक्शन होता, उधर गैंगस्टर्स ठेके के लिए बोली लगाने वाले शराब कारोबारियों की हत्या कर देते। कई महीने तक गैंगस्टर्स ने हरियाणा में ऐसे ही जबरदस्त तांडव मचाया। इसके बाद सरकार ने उन्हें चेतावनी भी दी, 1-2 इनकाउंटर कर दिए, लेकिन अफसोस ये अपराध पर कंट्रोल नहीं हो सका। वहीं इसी अपराध की वजह से नायब सरकार इस पूरे साल में विपक्ष के निशाने पर रही। हाल ही में जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, तब भी कांग्रेस ने हरियाणा में बढ़ते अपराध के आंकड़े बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 740 आपराधिक मामलों के साथ हरियाणा देश में चौथे नंबर पर है। इस एक साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 15,758, बच्चों के खिलाफ अपराध के 6,401 और पॉक्सो के 2,142 मामले दर्ज किए गए। वहीं हरियाणा में हर दिन बलात्कार के 5 मामले और साल में कुल 1,772 घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें 131 गैंगरेप की घटनाएं हैं। औसतन हर दिन अपहरण के 9 और साल भर में कुल मिलाकर 3,204 मामले दर्ज किए गए। हालांकि कांग्रेस के ये आंकड़े 2023 को लेकर आई एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आधारित हैं। वहीं कांग्रेस के इन आंकड़ों के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हरियाणा में अभी 80 आपराधिक गैंग सक्रिय हैं। ये गैंग समय समय पर व्यापारियों, शराब कारोबारियों और नेताओं को धमकी भरे फोन कॉल्स कर उनसे फिरौती मांगते हैं या फिर उनके घरों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है। इस साल हरियाणा के कई बड़े चर्चित लोगों को इसी तरह से धमकियां दी गई, जिनमें अभय चौटाला, एलविश यादव, राहुल फाजलपुरिया जैसे लोग शामिल हैं। अब सरकार ने इस एक साल में प्रदेश में बढ़ते अपराध को कम करने के लिए क्या कुछ किया, वो भी सरकार को बताना चाहिए। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के किसानों के हालात कैसे हैं। हरियाणा सरकार अभी अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने के जश्न की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन हरियाणा का किसान मंडियों में फसल बिकने का इंतजार कर रहा है। बारिश, बाढ़ की वजह से इस साल पहले ही हरियाणा के किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ चुका है और अब तो मंडियों में खरीद समय पर नहीं होने की वजह से किसानों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में धान की खरीद तो फिर भी ठीक ठाक चल ही रही है, लेकिन बाजरे की खरीद हो ही नहीं रही। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस साल जश्न मनाने जैसा हो सकता है, लेकिन हरियाणा के किसानों के लिए ये साल बर्बादी का साल रहा। हालांकि सरकार की ओर से बारिश, बाढ़ से प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान हुआ। साथ में ही सरकार ने इस बार बाजरे का एमएसपी 50 रुपए तक बढ़ाया, लेकिन इससे किसानों को वो राहत नहीं मिल पाई जिसकी किसान उम्मीद कर रहे थे। बहरहाल ये तो हुई वो बातें जिनकी वजह से इस एक साल में हरियाणा सरकार की खूब आलोचनाएं हुई। अब हरियाणा सरकार ने इस एक साल में कौन कौन से बड़े काम किए हैं, आपको वो भी बताते हैं। इस साल हरियाणा सरकार के सबसे बड़े काम के तौर पर लाडो लक्ष्मी योजना को देखा जा रहा है, जिसका चुनावों से ठीक पहले वादा किया गया था। सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना शुरू कर दी है और अब 1 नवंबर से महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इस योजना में सरकार को 5,000 करोड़ रुपए तक का खर्च उठाना पड़ेगा। वहीं सरकार ने सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में किडनी रोगियों का मुफ्त डायलिसिस कराने का भी बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश भी पास कराया गया। साथ ही गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉटों का आवंटन भी किया गया। वहीं इसी एक साल के दौरान नायब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले को पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू कर दिया था। साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया था। इतना ही नहीं, सरकार ने इसी एक साल में प्रदेश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी पास करने वाले बेरोजगारों को हर महीने 9,000 रुपए देने का फैसला भी किया। इसके अलावा इसी एक साल में सरकार ने हरियाणा को उसका पहला एयरपोर्ट भी दे दिया। 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। सरकार ने इसी एक साल में अग्रवाल समाज की कई साल पुरानी उस मांग को भी माना, जिसमें अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने के लिए कहा जा रहा था। 22 सितंबर को ही सरकार ने अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर अग्रवाल समाज की इस मांग को भी पूरा किया। ऐसी ही कई मांगों और समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के अलग अलग विभागों की ओर से समाधान शिविर भी लगातार लगाए गए।
इन समाधान शिविरों का रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि 100 दिन में ही 1,20,000 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुलझा दिया गया। इन कामों के अलावा हरियाणा सरकार ने नेशनल स्तर पर भी अपनी पहचान कुछ क्षेत्रों में बनाई। जैसे इसी साल में हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला, जिनमें करनाल को 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। साथ ही सोनीपत को मिनिस्टीरियल स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये पुरस्कार हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने लिया। अब अपने इन्हीं कामों की वजह से बीजेपी 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है। लेकिन अगर इसी कार्यक्रम में सरकार की ओर से बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और खराब होती शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जनता को बताया जाए तो शायद लोगों को और अच्छे से प्रदेश के मौजूदा हालातों और 1 साल के बीजेपी के कामकाज का पता चल सकेगा। वैसे आपको नायब सरकार का ये 1 साल का कार्यकाल कैसा लगा? कौन सा ऐसा फैसला लगा जो आपको लगता है कि वाकई में जिसने आम लोगों की मदद की हो, आम लोगों के हित में वो फैसला हो? और कौन सी ऐसी बात लगी जो आप ऐसा समझते हैं कि सरकार को ये करना नहीं चाहिए था, इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला? 1 साल के कार्यकाल में नायब सरकार को कितने नंबर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। 1 से 10 की रैंकिंग है, आप 10 नंबर देते हैं या आपको लगता है कि कुछ परेशानियां हैं? 10 नहीं, 5, 6, 7, 8, 1, 2 कुछ भी दे सकते हैं। आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए और सरकार के 1 साल के कार्यकाल को रेटिंग जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।